नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो लर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने मोशन का इंट्रोडक्शन देखा था। नाइन्थ क्लास की साइंस का चैप्टर 8 मोशन। ठीक है। उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि मोशन क्या होती है, रेस्ट क्या होती है, कब हम कहते हैं कोई चीज़ मोशन में है, कब हम कहते हैं कोई चीज़ रेस्ट में है। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जैसे स्केलर और वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस लेक्चर को करने के बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए सबसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। देखो, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो कि आप किसी एक पॉइंट पे हो। ये पॉइंट है ए पॉइंट। ठीक है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और इसी पॉइंट से चलते हुए आप कोई पाथ ट्रैवल करते हुए इस पॉइंट बी पे पहुंच गए। ठीक है। तो जितनी लेंथ आपने चली है, ये पूरा पाथ, ये पूरा रास्ता, ये जो पूरा रास्ता है, ये क्या कहलाएगा, ये टोटल लेंथ जो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वही चीज़, जैसे कि आप ए पॉइंट पे थे, आप ये लेंथ ट्रैवल करते हुए करते हुए करते हुए बी पॉइंट पे आ गए। अब ये जो पूरी लेंथ है ना, ये तो डिस्टेंस हो गया जो हमने देखा था अभी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी शॉर्टेस्ट लेंथ, बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो इनिशियल पोजीशन क्या है, जहां से आप स्टार्ट हुए चलना, वो आपकी इनिशियल पोजीशन है। जैसे कि ये यहाँ पे पॉइंट ए, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। और फाइनल पोजीशन क्या है, जहां पे आप लास्ट में रुके, ये बी, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। इस ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सर शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होती है, देखो, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो पॉइंट ये एक पॉइंट है एक्स, ये एक पॉइंट है वाई। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के कई रास्ते हो सकते हैं। आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो। लेकिन मैं पूछूं कि सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा, है ना। और यही एक यूनिक स्ट्रेट पाथ है जिसके थ्रू हम एक्स और वाई के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल सकते हैं, और यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो होगी स्ट्रेट लाइन। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है तो स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, वो शॉर्टेस्ट लेंथ कहलाएगी, और वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस जो भी पाथ आप ट्रैवल करके गए हो उसकी पूरी लेंथ को ऐड कर दो, वो आपका डिस्टेंस है। और आपकी इनिशियल पोजीशन, जो भी आपकी इनिशियल, जहाँ से भी आप स्टार्ट हुए चलना, और आपकी फाइनल पोजीशन जहाँ पे भी आप जाके रुके, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, मतलब स्ट्रेट लाइन, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो ये बेसिक डिफरेंस है, और ये इससे आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, वो क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर और वेक्टर में पता होने चाहिए, कई बार हमें इसका यूज करना है आगे भी। सो स्केलर स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू, कोई परफेक्ट वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू मिले हमें। वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमें कोई लेंथ है, लेंथ के लिए हमारे को कुछ वैल्यू दे दी, जैसे मान लो 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, एनीथिंग, कुछ भी। सो ये एक वैल्यू है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो हमें मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी है। वैल्यू तो दे ही रही है, कुछ ना कुछ उसकी मैग्नीट्यूड है, उसकी कुछ वैल्यू है,
लेकिन उसके साथ साथ हमें अगर डायरेक्शन के बारे में भी इंडिकेट करे तो वह ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ना। डिस्प्लेसमेंट एक तो हो ही गया हमारा, जो हमें क्या देगा, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को देगा। सिमिलरली फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या होती है जो हमें वैल्यू तो देती ही देती है, डायरेक्शन भी देती है। डायरेक्शन कैसे देती है, चलिए इसको समझते हैं। ऐसा क्या है जिसके कारण वेक्टर क्वांटिटीज हमें डायरेक्शन देती है। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन देता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन देता है, लेकिन डिस्टेंस हमें डायरेक्शन नहीं देता। फिर वही एग्जांपल लेते हैं सिंपल, जैसे आप यहाँ थे ए पॉइंट पे, ये आपका ए पॉइंट है, आप यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ पहुँच के बी। अब एक बात बताइए कि इस रास्ते पे चलते हुए ए से बी तक जो आप ये रास्ता ट्रैवल करते हुए गए हैं, इस पे चलते हुए आपकी क्या डायरेक्शन रही है, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। पहले आप मान लो इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट से आपकी डायरेक्शन ये थी, इस पॉइंट पे अब डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है ना। हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कोई यूनिक या परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है। आप गए तो ए टू बी है, लेकिन आपकी कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, ए पे थे आप, ऐसे ट्रैवल करते 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 यहाँ बी से पहुंच गए, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए ए टू बी के बीच में, तो वो ये होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप देखें तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी नेट डायरेक्शन किस तरफ थी, तो वो ए टू बी इस डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन थी ए टू बी। ये हमें एक फिक्स डायरेक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है, फिक्स डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें एक नेट और फिक्स डायरेक्शन देती है, जबकि डिस्टेंस हमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देती। तो इस तरह से हम थोड़ा सा लेमन तरीके से आम बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। स्केलर मतलब सिर्फ इतना समझना है कि वो हमें एक वैल्यू दे देता है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ऐसी क्वांटिटीज है जो हमें वैल्यू तो देती है, मैग्नीट्यूड तो देती है, साथ साथ क्या बताती है, डायरेक्शन भी बताती है। क्या बताती है, डायरेक्शन। वो बात तो क्लियर हुआ होगा, आगे चलते हैं। डिस्टेंस में अगर आप देखें, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस में देखें तो ये रिमेन्स पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुए चलना, किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच गए, तो ये आप लेंथ को जोड़ रहे हो, टोटल लेंथ आप जितने भी चले हो वो आपकी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जीरो कभी नहीं हो सकता, जीरो होने के कोई चांसेस ही नहीं है। जीरो हाँ सिर्फ एक कंडीशन में होगा कि अगर ऑब्जेक्ट चले ही ना, जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे रुका है। अगर वो चलेगा ही नहीं तो उसने डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं किया, उसने मूव नहीं किया, उसकी स्पीड जीरो है, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होते हो चलना, किसी दूसरे पॉइंट तक जाते हो, तो आप एक्चुअल में एक लेंथ निकाल रहे हो, टोटल लेंथ निकाल रहे हो और ऐड करके निकाल रहे हो उसको, सारी लेंथ को ऐड कर रहे हो। तो ये कभी भी जीरो नहीं होता। जीरो एक ही कंडीशन में होगा, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। और ये कभी नेगेटिव भी नहीं होता। अभी नेगेटिव साइन पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्या रीजन है इसका, पहले हम डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं, क्योंकि उसको बताने के बाद आपको इस चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सपोज करो आप पॉइंट ए पे थे, आप ए पॉइंट से चले 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 बी पॉइंट पे आए, बी पॉइंट से वापस चले और फिर ए पॉइंट पे आ गए, मतलब घूम करके आप कहाँ आ रहे हो, ए पॉइंट पे। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप ए से स्टार्ट हुए चलना, घूम फिर के आप वापस ए पे आ गए, तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए। आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, वो भी ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कहती है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसका मतलब ये है कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब एक है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप ए पॉइंट से चले, बी पॉइंट पे गए, वापस घूम के अगर ए पॉइंट पे आ जाते हो तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो एक होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिस्टेंस जीरो हो गया, क्योंकि डिस्टेंस में आप क्या करोगे, ए टू बी की लेंथ नापोगे, वापस बी टू ए की लेंथ नापोगे, वो डबल डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये पूरी लेंथ आपको नापनी है, फिर उसके बाद ये पूरी लेंथ आपको नापनी है, तो ये दोनों ही लेंथ ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है ना, डिस्टेंस का मतलब कि टोटल लेंथ आप कितना चलो, तो टोटली ये पूरी लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये जीरो कभी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब होगा, जब उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाए, सेम। तभी तभी हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जैसे कि मान लो आप ए पॉइंट थे, ए पॉइंट से कहाँ चले गए, बी पॉइंट पे। अब आप ए से बी तक गए हो तो ये लेंथ क्या कहलाएगी, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, कि नेगेटिव का क्या पार्ट है। नेगेटिव को समझते हैं भैया। देखो, मोशन में ना हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है जहां से हम मोशन को मेजर कर रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हो। सो आप मान लो यहाँ ओरिजिन पे हो और यहाँ से अगर राइट साइड में चलना स्टार्ट करते हो तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और जब हम लेफ्ट साइड में चलना स्टार्ट करते हैं तो उसको लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि राइट साइड पॉजिटिव हो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो, लेकिन जनरली जो साइन कन्वेंशन होता है हम ऐसे ही लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है चलना, ओरिजिन मतलब जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वहां से स्टार्ट होता है चलना, और वहां से राइट साइड में जा रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन बताता है, इसीलिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो लेंथ नेगेटिव हो गई। लेंथ नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि हम असल में जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो राइट डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर किसी डिस्प्लेसमेंट में अगर किसी के साथ माइनस साइन पॉइंट हो रहा है, जैसे मैंने बोला -2 मीटर, इसका मतलब क्या है, जो भी ओरिजिन पॉइंट में ले रहा हूँ उससे मैं किस तरफ गया हूँ, लेफ्ट साइड गया हूँ, ना कि राइट साइड। और अगर मैंने बोला +2 मीटर, तो +2 मीटर का मतलब है मैं राइट साइड गया हूँ, राइट साइड में 2 मीटर गया। ठीक है। तो नेगेटिव साइन जस्ट बताता है कि डायरेक्शन क्या रहने वाली है, जबकि डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं बताता, तो इसमें नेगेटिव साइन का कोई रोल ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ, ओरिजिन से आप इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, हम उसको, अगर हम 2 मीटर जा रहे हैं इस तरफ तो 2 मीटर इस तरफ लिखूंगा, अगर इधर जा रहे हैं तो इधर भी मैं 2 मीटर प्लस का ही लिखूंगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि साइन से कोई लेना देना ही नहीं है डिस्टेंस में। साइन का मतलब यहाँ पे किससे है, डायरेक्शन से। क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन बताता नहीं है तो हमें नेगेटिव साइन से यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हमें नेगेटिव साइन को यूज ही नहीं करना एक्चुअली। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको समझना है। और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब मतलब क्या है इसका, देखो, डिस्टेंस जो है वो कभी भी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है डिस्टेंस कभी भी छोटा हो डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। क्यों? रीजन क्या है उसका? रीजन यही है क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट लेंथ है दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ है ना। कोई पॉइंट ए है, वहां गए वापस, फिर बी पॉइंट पे गए, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्टेस्ट लेंथ हमें डिस्प्लेसमेंट देगी। तो ये सब पहले ही शॉर्टेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट पहले ही शॉर्टेस्ट है, तो वो डिस्टेंस से तो छोटा मतलब बड़ा हो ही नहीं सकता। वो हमेशा डिस्टेंस से क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ है तो हमेशा छोटा ही रहेगा। या फिर ये बराबर हो सकते हैं। बराबर कैसे हो सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किन कंडीशन में बराबर होंगे। बराबर तब होंगे जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे।
देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जैसे मान लो ए से बी तक गया वो स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कितना होगा, ये स्ट्रेट लेंथ है ना, इसको टोटल मेजर कर लो वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ, जो कि स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाले हैं, इक्वल। इस केस में हमारा डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। कब होगा, व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट इसमें चल रहा है स्ट्रेट लाइन, किसमें चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में बराबर होते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन। उसको अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अल्टर आ जाएगा। जैसे मान लो ए टू बी गया, बी टू सी आ गया, वापस आ गया, उल्टा उल्टा चल के वापस सी पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अब देखो, जैसे इसको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ समझिए, ए है, ए से गया बी पे, अब बी से वापस आया और इस पॉइंट पे आ गया सी पे। तो अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस क्या होगा, ए टू बी प्लस बी टू सी, ए टू बी, समझ रहे हैं, ए टू बी प्लस बी टू सी, साथ इसको ऐड करना है, ए टू बी और बी टू सी, इन दोनों को ऐड करना है ना, क्योंकि हमें टोटल लेंथ निकालनी, टोटल चला कितना है, वो ए टू बी गया पहले, फिर बी टू सी गया, तो इन दोनों को जोड़ना है हमने। इस केस में अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे, लेकिन इस केस में बराबर होंगे। अगर डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में किसी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए एक आदमी है और एक पार्क के अंदर एक सर्कुलर ट्रैक है, जैसे यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक है, उस पर दौड़ रहा है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ए पॉइंट। ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है, इस ट्रैक पे दौड़ते हुए कुछ ऐसे दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ते हुए बी पे जाता है, फिर बी से दौड़ते हुए सी पे जाता है, सी से दौड़ते हुए डी पे जाता है, और डी से दौड़ते हुए वापस ए पे जाता है। इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है, ये ओरिजिन इसका सेंटर है, और इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो आर है, ये लेंथ। ठीक है, ये जो लेंथ है ये आर है। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इसको दो तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर मान लीजिए जो आदमी है वो ए टू बी गया, अभी सिर्फ ए टू बी की बात करते हैं। ए टू बी जाते हुए, मतलब ए से बी तक जाते हुए, इस ट्रैक पे दौड़ते हुए ए टू बी तक, मुझे ये बताइए कि उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या। आपको क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ए पोजीशन पे, ठीक है, अब यहाँ से वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, जैसे ये ट्रैक मैंने बनाया हुआ है, ये वाला ट्रैक, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक पे दौड़ रहा है। तो वो ए से बी तक जाता है, फिर बी टू सी जाता है, सी टू डी जाता है, डी टू वापस ए आता है। अभी हम सिर्फ ए टू बी की बात कर रहे हैं, ए टू बी की, अभी आगे नहीं गया है, मान लीजिए आगे नहीं गया है। ए टू बी तक जाते हुए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, आर की टर्म में बताना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए मैं फिर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए, और देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। अच्छा, एक बात समझते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। पहली बात, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, ए टू बी जाते ए टू बी जाते हुए हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल वो चला कितना है, टोटल लेंथ कितनी चली है उसमें। तो टोटल लेंथ, ये जो पाथ है, ये जो ट्रैक का पाथ है, ये वाला पाथ, ये जो पाथ चला है, अगर ये लेंथ मेरे पास आ जाए तो क्या मुझे डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा ए टू बी का। अगर मैं इस लेंथ को निकाल लूँ, ये जो लेंथ आ रही है, ये वाली लेंथ, ये ट्रैक वाली लेंथ, मैं ट्रैक की लेंथ की बात करूँ, इस ट्रैक की लेंथ की बात करूँ, है ना। अगर ये मुझे मिल जाए, ये पूरी लेंथ जो है, ये अगर मुझे मिल जाए, एक मिनट, तो ए टू बी अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो ये मुझे अगर ये वाली लेंथ मिल जाए, ये जो लेंथ है, ये वाला पाथ जो, ये पाथ जो
है ना। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये कैसे निकालना है, सोचिए, कोई ऑप्शन है निकालने का? बिल्कुल है। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए ए टू बी जाते हुए, डिस्टेंस चाहिए ए टू बी जाते हुए, कैसे, कहाँ से, ए टू बी जाते हुए, तो मैं क्या करूँगा, हम जानते हैं एक सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस जो होती है वो होती है 2 पाई, है ना। और ए टू बी कितनी होगी, ए टू बी होगी इसका 1/4 पार्ट, है ना, 1/4। तो ये आएगा डिस्टेंस, क्योंकि हमें ए टू बी की लेंथ चाहिए, और ए टू बी की लेंथ मुझे कैसे मिलेगी, 2 पाई आर का 4th पार्ट अगर मैं निकाल लूँ तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं 2 से 2 को 4 को, तो ये आया 2, ये आएगा पाई आर बाय। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा बताइए, ए टू। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, ए टू बी अगर हम गए थे इस पाथ से होते हुए, इस पाथ से होते हुए, है ना, इस पाथ से होते हुए, तो ये पाथ जो था ये तो आ गया मेरे पास पाई आर बाय 2। लेकिन क्या ये पाथ ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ है? न्यूनतम दूरी कहने का मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? नहीं। क्योंकि हमें अगर दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये ए पॉइंट था, ऐसे, ये ऐसे मैं ए से बी तक ऐसे गया, है ना, ऐसे गया हूँ ए से बी। तो क्या ए से बी तक ये वाला पाथ जो है, क्या ये शॉर्टेस्ट लेंथ है? नहीं, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। शॉर्टेस्ट लेंथ ये होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट लेंथ, ये, सॉरी, जैसे ये था ए टू बी, तो ये होगा हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ। तो इस केस में भी जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो ये होने वाली है, ये। अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ए टू बी की शॉर्टेस्ट लेंथ ये आएगी हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें ये जो एक ट्राइंगल मिला है मुझे, ओ ए और बी, इसमें ये आर है, ओ ए आर है, ओ बी भी कितना है, आर, ये भी आर ही होगा क्योंकि ये रेडियस है। तो क्या मुझे ये लेंथ नहीं मिल जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए टू बी मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ए टू बी कैसे आएगा, ए टू बी आएगा अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, है ना, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। और ओ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2r स्क्वायर, और आर अगर हम बाहर ले लें तो ये आर अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कहने का मतलब ये ए बी की वैल्यू है, ट्राइंगल की ए बी जो साइड है ना, ए बी जो साइड है वो हमारे पास आ जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आप बाकी पार्ट्स के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए, अगर आपसे बोला जाए ए टू सी निकालो, ए टू सी, अगर अब ऑब्जेक्ट ए से सी तक जाता है, ए से कहाँ तक जा रहा है, सी तक जा रहा है, तो ए टू सी अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, ए टू सी अगर डिस्टेंस पूछा जाता है तो डिस्टेंस क्या करेंगे, ये होगा सरकमफ्रेंस का आधा, है ना, 2 पाई आर, मतलब जो सरकमफ्रेंस होती है डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल हुआ, आंसर आएगा पाई आर, अगर हम ए टू सी की बात करें। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट होगा ए से सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए से सी तक का शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ यही स्ट्रेट लाइन होने वाली है, जो कि क्या है, जो कि है 2r, डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। देखो, ओ ए टू ओ ये लेंथ r, और ओ टू सी ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, है ना, जो कि कितना होगा, 2r। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करूं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं,
जैसे हमने ए टू बी निकाला, ए टू सी निकाला, आप ए टू डी के लिए भी ट्राई कीजिए, सिमिलरली ए टू ए के लिए भी ट्राई कीजिए। अगर ए टू ए की बात करी जाए तो ए टू ए में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ए टू ए का मतलब ये है कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। आप ट्राई कीजिए उसको और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ए टू डी और ए टू सी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज क्या रहने वाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। और आने वाले लेक्चर्स में आपको बाकी सारे टॉपिक्स जो है वो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।